अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। ये हमें एक नया मौका देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपनी सोच को मुस्बत रखें और अपने रवैये को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। और आज की इस खूबसूरत सुबह में हम बात करेंगे टीम वर्क की अहमियत पर। हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी इंसान अकेला हर काम मुकम्मल नहीं कर सकता। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सलाहियतें होती हैं, लेकिन जब यही सलाहियतें मिलकर एक टीम की सूरत इख्तियार कर लेती हैं तो फिर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। और टीम वर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चंद लोग एक साथ काम कर रहे हैं, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की बात सुने और मिलकर एक मकसद के लिए आगे बढ़ें। और अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें हर जगह टीम वर्क की ज़रूरत महसूस होती है। चाहे वो घर हो जहाँ ख़ानदान के अफराद एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, स्कूल हो जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर तालीम के अमल को बेहतर बनाते हैं, या फिर कोई ऑफिस या इदारा हो जहाँ मुलाजमीन एक मकसद के लिए काम करते हैं। टीम वर्क हमें ये भी सिखाता है कि मैं से ज़्यादा अहम हम हैं। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो महदूद रह जाते हैं। और आखिर में यही कहूँगी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें टीम वर्क की अहमियत को समझना होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, हमें अक्सर कहा जाता है कि खुद से मोहब्बत करो, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? हम सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं, कभी इनकी बातें मानकर, कभी अपनी खुशियों को कुर्बान करके। लेकिन जब बात अपने आप की आती है तो हम खुद को इग्नोर कर देते हैं, खुद पर तनकीद करते हैं और ख़ुद को ही कम समझने लगते हैं। और सच तो ये है कि जिस दिन आपने ख़ुद को कबूल कर लिया, ख़ुद की कदर करना सीख ली, इसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। ख़ुद के साथ वैसा सलूक करें जैसे आप किसी ख़ास के साथ करते हैं। और एक और बात, अगर आप ख़ुद से प्यार नहीं करेंगे तो लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे? तो ख़ुद से प्यार करना सीखिए। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं सेल्फ लव होता क्या है? मैं सेल्फ लव की गलतफहमी दूर कर देता हूँ। पहले लोग सेल्फ लव को सेल्फ सेंटर्डनेस समझते हैं कि मुझे अपने अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, तो असल में आई लव माई सेल्फ। एक्चुअली आप तो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, आप सोसाइटी से खुद को अलहदा कर रहे हैं, तो ये सेल्फ लव नहीं है, ये आपकी फाल्स ईगो है। सेल्फ लव अपने आप को अपनी खूबियों और खामियों समेत कबूल करना, ये तो एक जनरल होगी ना परसेप्शन। दूसरा ये खुद को इम्प्रूव करना। अब जिससे मोहब्बत करते हैं, आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना, अब बच्चों के लिए क्या करते हैं? तालीम और तरबियत का बंदोबस्त, बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का, उनके मैनर्स का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। अब अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले ये पूछिए खुद से कि आपने अपनी तालीम और तरबियत, अपनी शख्सियत की बेहतरी के लिए लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कब की थी? वो जब माँ बाप ने कर ली थी। जब हमने खुद कमाना शुरू किया तो हमने अपने लिए वक्त और पैसे निकालने बंद कर दिए। ये एक इस बात की दलील है कि हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं। बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार लोग हैं और सबसे ज़्यादा जिसे नज़रअंदाज किया जाता है वो हम खुद हैं। इसके लिए कर लो, इसके लिए कर लो, इसके लिए कर लो, या अपनी ईगो के लिए कर लो, लेकिन अपनी डेवलपमेंट के लिए नहीं। तो अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो खुद को बड़ा कैसे करेंगे, ये सोचें। बिल्कुल। और अगर कोई इंसान खुद से मोहब्बत करता है या सेल्फ लव थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगता है, बड़ा उमूमन बुरा समझा जाता है, क्योंकि जो पीपल प्लीजर होता है या बस जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाता है, नो नहीं करता, वही हमारी सोसाइटी में वो लड़कियों को कहा जाता है गुड गर्ल सिंड्रोम, अच्छी बच्ची सिंड्रोम। और अच्छी बच्ची वही है जिसकी अपनी कोई वो नहीं है, कोई लाफ नहीं है, वो लोगों को खुश करने के लिए लगी रहे। तो देखिए, मैं हूं तो ये सारे के सारे रिश्ते हैं, अगर मैं नहीं तो तमाम रिश्ते भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, थिंक योरसेल्फ लाइक अ किंग। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रॉयल ट्रीटमेंट दे तो सबसे पहले तो आपको खुद को वो रॉयल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मैं अपने आप को पसे पुश डाल के इन रिश्तों के लिए कुछ कर लूँ। ये बहुत अच्छा है, आप उनके लिए सेक्रीफाइस करें। रिश्ते की खूबसूरती ही ये है। लेकिन अपने आप को नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर साहब, आपने वर्ड यूज किया सैक्रिफाइस, मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज कर ले, सैक्रिफाइस ना करें। नहीं, सेक्रीफाइस की एक अलहदा खूबसूरती है, कंप्रोमाइज़ की एक अलहदा खूबसूरती है, लेकिन वो अपनी शख्सियत की नफ़ी की बुनियाद पर ना हो। और आप दूसरों के लिए कम कर रहे होते हैं, आपके लिए आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऐसे बन गए। हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं ना, देखें मैं जिस पोजीशन में जैसा हूँ मुझे इसे पसंद करना चाहिए ना। बिल्कुल। और आपको भी, बिल्कुल, वियर को भी,
अब जरा बताइए, जब आप लोग सेल्फी बनाते हैं, डू यू लाइक योर सेल्फ या फिल्टर यूज करते हैं पहले के जी वो मेरा फिल्टर ये सबसे पहले फिल्टर सेट करते हैं अच्छा। किसमें प्यारे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आप हैं आप उससे मुतमईन नहीं हैं और आर्टिफिशियल बेस से खुद को बेहतर करना चाह रहे हैं, उसकी अगर कमी है तो आप उस कमी को, अपनी पर्सनैलिटी को किसी और तरीके से नेचुरल वे से इंप्रूव नहीं करना चाहते। आप कहते हैं वक्ती तौर पर चंद सेकंड के लिए मैं ऐसा नजर आ जाऊँ। अगर आप थोड़ा सा बल्की हैं तो फिल्टर ऐसा चूज करेंगे कि आप स्लिम नजर आएं, गाल फूले हुए हैं तो आप स्लिम दिखाना चाहेंगे, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे कि मैं एक्चुअली ऐसा हो जाऊं। यू वांट टू लुक गुड बट यू डोंट वांट टू बी गुड। ट्रू, ऐसे ही है। तो ये भी देखिएगा कि जिसे आप सेल्फ लव कह रहे हैं, ये जो हरकतें जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली सेल्फ सेंटर्डनेस है। आप मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन लाइमलाइट में भी रहना चाहते हैं। तो बराए करम हमारा जितने भी व्यूअर आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने तो सोचा था कि ये सादा सी गुफ्तगू होगी, मगर ये टॉपिक अहम है। मैं एक चीज़ इस पे ऐड ऑन करती जाऊँ कि जैसे मैंने अभी इंट्रो में बात किया कि अगर आप खुद को पसंद नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपको दूसरे भी पसंद आपको करें। पसंद नहीं करेंगे। एक इंसान मेरे सामने बैठ के ये कहता रहेगा मैं अच्छी नहीं लग रही, मुझे मेरी नाक नहीं पसंद, मुझे मेरी कान नहीं पसंद, या मुझे अपना आप पसंद ही नहीं है। If you don't like yourself, why would I like you? That is very important. जो हम बोलते हैं ना, लोग उसको मिरर करते हैं। Yes, अगर हम अपने बारे में बुरा बोलते जाएंगे तो वही वाइब्रेशन, वही फ्रीक्वेंसी पे हम होंगे, तो दूसरे भी उस चीज को मिरर करेंगे। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक की अहमियत बहुत ज्यादा बताते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस। यस, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक या पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं वो आपको ये बताती हैं, ये यकीन दिलाती हैं कि आप बहुत ख़ास शख्सियत हैं। आप देखिए, मैं और आप जब कसम खाते हैं तो हम अल्लाह की कसम खाते हैं। अल्लाह ताला सूरह 3 में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 किस्में खाता है। 3 की, जैतून की, मुक़द्दस पहाड़ की, मुक़द्दस शहर की। फिर कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया। बनाने वाला अहसनुल ख़ालिक़ीन। 4 किस्में खा के कहता है कि मैंने तुम्हें बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया, मगर मैं हूँ कि मैं आज भी उससे मुतमईन नहीं। मैं अपने बारे में नेगेटिव सोचता हूँ कि मैं ये कर नहीं सकता। सेल्फ लव सिर्फ आपके चेहरे की बात नहीं है, सिर्फ आपके कपड़े की बात नहीं है, हाउ यू कैरी योर थिंग्स, ये नहीं है। आपके अंदर क्या है अपने बारे में। बाज़ औक़ात आप इंतहाई नॉर्मल कपड़ों में भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहुत कीमती कपड़े पहनते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पहनते हैं, मगर अंदर का छोटापन फिर भी नहीं छुपता, वो फिर बाहर आ जाता है। वो वाइब आप सेंस कर लेते हैं। यस, वो जो आप कह रही थी ना कि आपके आसपास के लोग जो अल्फाज बोलते हैं, अगर आप उन्हें परसीव कर लेते हैं तो आपकी शख्सियत पर नेगेटिव असर होता है। फिर आप जो मर्जी लिबास पहने, जैसी मर्जी चीज़ें पहने, आपके अंदर का छोटा इंसान बाहर आ ही जाता है। तो सेल्फ लव सबसे पहले खुद शनासी, आप हैं क्या, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद को माफ़ करना, खुद को एक्सेप्ट करना, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में बहुत से फ्लॉज होते हैं, कोई भी फ्लॉलेस नहीं होता। तो खुद को हम एक्सेप्ट कैसे करें? देखिए, आजकल तो बाकायदा इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि फॉरगिवनेस थेरेपी के नाम से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, कोचिंग हो रही है कि भाई अपने आप को माफ़ कर दो। इंसान ने बेशुमार गलतियाँ की, बल्कि कहा ही ये जाता है कि इंसान ख़ता का पुतला है। हमारा तो आगाज़ ही ख़ता से हुआ था। अब फ़र्क ये है हम में और शैतान में कि गलती शैतान ने भी की, गलती इंसान ने भी की। शैतान ने गलती करके मानी नहीं, उसने कहा नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, बस ऐसा ही है। और इंसान ने गलती मानी, अल्लाह ताला ने वो अल्फाज भी उसके दिल में अलका किए, कुरान मजीद में आ गया रब्बना ज़लमना अनफुसना, पूरी की पूरी दुआ आ गई। अच्छा, इंसान गलती मान लेता है कि मैंने गलती की, फिर वो अल्लाह ताला से कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और जब अल्लाह ताला के साथ आपको ये यकीन है कि अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, तो आप खुद को माफ़ क्यों नहीं करते? उस गिल्ट को, उस बोझ को सारी ज़िंदगी अपने कंधे पर, अपने सर पर लेकर फिरते हैं। सोसाइटी में मूव नहीं कर पाते, बड़े काम नहीं कर पाते कि मुझसे कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। और भाई वो कल की बात थी, कल आपकी ग्रोथ और थी, आज आपकी ग्रोथ और है। हर लम्हे के बाद इंसान बेहतर होता है। तो अपने आप को बेहतर समझिए, माजी की गलतियों का मदावा कीजिए और नई ज़िंदगी की तरफ रमा दवा हो जाइए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ना खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और वो हर छोटी सी चीज़ अगर आप उनको मोटिवेट भी करोगे ना कि आप ये चीज़ कर लो, वो आपको 10 खामियां अपनी बता देंगे कि मैं क्यों ये नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग खुद पर कैसे काम करें? आपने तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में कहा क्रिटिसाइज करते हैं, मैं बाकी फिक्रा पूरा कर देता हूँ। लोग खुद को गालियाँ भी दे रहे होते हैं। अब आम गुफ्तगू में वो गालियाँ खुद को दे रहे होते हैं, किसी और ने तो उन्हें क्या देनी है। अच्छा, उन्होंने अपनी नाकामियों का मलबा जो है वो किसी पर डालना होता है, कभी किस्मत के ऊपर डालना होता है। चूंकि मेरे माँ बाप बहुत लड़ते थे तो मैं तरक्की नहीं कर सका, चूंकि मेरा स्कूल छोटा था, मेरे असातिज़ा ऐसे थे, मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मेरा गांव छोटा था, मेरी किस्मत ख़राब है। अच्छा, ये सारे के सारे उन्होंने ऐसे
आड़ बनाई हुई हैं, जिनकी राह विक्टिम में कॉम्प्लेक्स में से निकलना ही नहीं है इससे उन्होंने बाहर नहीं आना। अच्छा, फिर दूसरा उन्होंने अपने आप को, चूंकि यकीन ये है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो बजाय इसके कि दूसरे कहें कि तुम कुछ करो, वो भाई हिम्मत करो, वो कुछ करने की बजाय, हिम्मत करने की बजाय वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि मुझ में ये कमियां हैं। वो भाई अगर आप में कमियां हैं तो उन कमियों को दूर भी तो किया जा सकता है। जब इंसान पैदा होता है तो क्या सीख के आता है? कुछ भी नहीं सीख के आता, उसे चलना भी नहीं आता। वो कदम उठाता है तो गिर जाता है, गिलास उठाता है पानी पीने के लिए तो गिर जाता है, फिर वो सीख लेता है। आपने भी कई काम किए, अपने कारोबार किया, अपना काम हो गए, जॉब की, आपको निकाल दिया गया, रिश्ता बनाया वो बिगड़ गया आपसे, ये गलतियां हो गई, आपने उन गलतियों से सीखा क्या? अगर आपने सीखा है तो अगला रिश्ता आपका बेहतर होगा। अगर आपने बिजनेस किया, फ्लॉप हो गए, तो जो गलतियां आपने की उसमें नहीं करेंगे अगली टाइम, तो आप उसमें बेहतर हो जाएंगे। तो ये मुसलसल सीखने का अमल है। आपने भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि खुद को एक्सेप्ट करें, और इस पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी किए जा रहे हैं और लोग जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अडेप्ट भी करें अपनी लाइफ में। तो कोई इजी टिप्स हमें बताएं कि अगर किसी से, क्योंकि अक्सर लोग स्टक होते हैं, उनसे 3 साल पहले कुछ हो गया ना, वो उस चीज़ से निकल ही नहीं रहे होते। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि लोग कभी हालात को ब्लेम करते हैं, कभी पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, कभी स्कूलिंग को ब्लेम करते हैं। और ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ पैर आपको दिए हैं, आप सलामत हैं, 18-19 साल से ऊपर हो गए हैं, आप जाएँ बाय मेक योर लाइफ बेटर, आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। तो ये चीज़ आप लोगों को कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि अपना वो थेरेपी खुद कैसे कर लें, आपने जो गलती की, जो मिस्टेक की, जिसका एहसास जुर्म आपको आज भी उससे बाहर नहीं आने दे रहा, आप सबसे पहले उसे कागज़ पे मुंतकिल करें। जब आप चीज़ों को दिमाग से कागज़ पे मुंतकिल करते हैं तो आधा मसला वहीं पर हल हो जाता है। उसके बाद उसके अगले कॉलम पर लिखें कि मैंने इससे क्या सीखा। मैंने भी तो बेशुमार मिस्टेक्स की, आपने भी बेशुमार मिस्टेक्स की, तो आपने जो मिस्टेक की उससे आपने सीखा क्या, और उसके बाद फ्यूचर में आप उस मिस्टेक को अवॉइड कैसे करेंगे, ये 3 कॉलम बना लें। जब आपने पहले कॉलम में मिस्टेक लिख दी, दूसरे में मैंने उससे सीखा क्या। अगर आपने उससे कुछ सीखा है फिर वो मिस्टेक नहीं है, वो तजुर्बा है। अगर आपने नहीं सीखा तो आज बैठ के एनालाइज करें कि उस गलती से मैंने क्या सीखा। अगर आपने एक लर्निंग भी निकाल ली तो फिर वो गलती नहीं रही, वो एक्सपीरियंस हो गया। और आइंदा से मैं इससे किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, वो फ्यूचर के लिए आपकी प्लानिंग होगी, आपका मसला हो गया रिजॉल्व यहाँ से। उसके बाद जहाँ पर आप ये कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने ऐसा किया, मेरे असातिज़ा ने ऐसा किया, आप दूसरों के ऊपर मुसलसल ब्लेम करते रहते हैं, ब्लेम चल रहे होते हैं आपके, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते। सीधी सी बात है, देखें, आपके वालिदैन ने जो किया, असातिज़ा ने जो किया, गवर्नमेंट ने जो किया, किस्मत में जो लिखा है, जो आप कहते हैं, सब कुछ मान लें। ज़िंदगी किसकी ख़राब हो रही है? आपकी। तो जो होना था वो माजी का हिस्सा है। आज से अगर आप अपनी ज़िंदगी को ये फैसला करें कि आज मेरी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है और आज के बाद मैं अपने फ़ैसले खुद करूँगा, तो यकीनी तौर पर आप उस ख़ास सिंड्रोम से बाहर आ जाएंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और हम मेहनत से जी चुराते हैं, इस वजह से इस तरह की एक्सक्यूज़ तराशते रहते हैं। ठीक है, सेल्फ लव के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में क्या डिफरेंस है, इस पर भी हमने बात की। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और थोड़ा फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस मसले पर बात करने जा रहे हैं और वो है मोटापा, ख़ास तौर पर बेली फैट। और मौजूदा दौर में ये मसला तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो रहा है। और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 23% बालिग अफराद मोटापे का शिकार हैं, जबकि 30% से 37% अफराद ओवरवेट का सामना कर रहे हैं। यानी हर 4 में से 1 शख्स मोटापे का शिकार है। और ख़वातीन में मोटापा मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है और शहरी इलाकों में ये मसला देही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा शदीद है। बच्चों में भी मोटापा तकरीबन 5% से 15% तक रिपोर्ट किया गया है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और आज हम इसी अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है फिटनेस ट्रेनर उज़ैर अतीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, बिल्कुल। अच्छा उज़ैर, सबसे पहले बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हो सकती हैं जो मोटापा इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है पाकिस्तान में? देखें, अगर तो आप बच्चों की शरह की बात जिस तरह आप कर रही हैं, उसमें प्राइमरीली सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जंक फूड का है। हमारा जो लाइफस्टाइल है बेसिकली वो आजकल इतना ख़राब हो चुका है। मैं पहले भी कई दफ़ा इस पर बात कर चुका हूँ कि
जब हम पेरेंट्स होते हैं तो वो जब बच्चों को स्कूल टाइम के लिए पुश करते हैं जाने के लिए, तो वो अब लंच जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ख़वातीन का घर से बनाने वाला। एग्जैक्टली। बिकॉज वर्किंग पेरेंट्स जब होते हैं बेसिकली तो प्रॉब्लम ये होती है कि हर चीज़ अब होती है प्रोसेस फूड के अंदर। तो जो भी चीज़ आपने बच्चे को देनी है वो कोई ना कोई प्रोसेस बनी होगी, बस को हल्का सा फ्राई किया या उसको कोई अवन में रखा और उसको बच्चे को दे दिया। सो ये तो सबसे पहले घर से शुरुआत हो रही है मोटापे की, कि हम अपने बच्चों को खुद से पुश कर रहे हैं कि वो प्रोसेसिंग फूड जो है वो इस्तेमाल करें, जो कि बहुत गलत है। उसका इस्तेमाल जितना भी कम करेंगे उतना हेल्दी फैमिली के लिए अच्छा होगा। सेकेंडली, बच्चे को भी आप जब पेरेंटिंग में स्पेशली सब चीज़ें आ जाती हैं कि बच्चे को आप प्रोवोक करें कि वो नॉट टू स्पेंड दैट मच मनी, या वो बहुत जंक की तरफ, हम जैसा कहते हैं ना कि बच्चे का दिल किया मंचिंग करने का, रात को वो रात 2 बजे उठ के भी फूड पांडा पे ऑर्डर कर देता है। उसकी मंचिंग की आदत खत्म नहीं होती, तो वो रात को कभी लेस खा रहा है, कभी चिप्स खा रहा है और वो कभी जूसेस पी रहा है। तो ये इन चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स को बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चे को आपने कोई स्पेसिफिक टाइम ऐसा देना इसमें कि इसमें आप काइंड ऑफ चीट मील कह लें या चलो जंक फूड कह लें, अलाउ कर दें। वीक में कोई डे ऐसा हो या पूरे दिन में ऐसा कोई घंटा हो। अदरवाइज पूरा दिन अगर बच्चा देखें, सुबह आपने प्रोसेस फूड से उसको नाश्ता दिया या लंच भेजा प्रोसेस फूड से, घर का खाना बच्चा के खाता है तो उसमें भी हमारा आप देखेंगे एलिमेंट सारे जो होते हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग फूड ज़्यादा होता है। और बच्चों को फिर आदत इतनी हो जाती है, उनको वो इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहे होते। एग्जैक्टली, वो कोई भी हेल्दी बोरिंग लग रहे होते हैं, बोरिंग लगते हैं। देखिए ना, अब बच्चा अगर आके, अगर माँ भी अगर वर्किंग है, बाप ऑलरेडी घर पे नहीं होता, तो आके अगर वो किसी मेड से, किसी भी जो भी घर में इसको अटेंडेंट मौजूद है, वो यही बोलेगा कि हम फिर उसको नूडल्स बना लेता है। वो सबसे बुरी चीज़ है वो जो लोग खाते हैं। इट्स सिंपली स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सो हमने बच्चों को बैठ के देखें, जो बड़ा होता है और जो छोटा होता है उसमें यही फ़र्क होता है कि बड़े में अकल होती है, समझ बूझ होती है। छोटे हैं तो हम जब छोटे थे तो हम भी कहते थे कि हमने ये खाना, लेकिन बड़ा कहता है इसमें ये अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। सो बच्चों को हमने ट्रेन करना है कि फलों का इस्तेमाल करें, योगर्ट का इस्तेमाल करें, घर का देसी घी वाला पराठा खाएं, अंडे खाएं, दूध पिएं, या अगर वो चीज़ डायरेक्टली नहीं भी लेते तो इन चीज़ों को हम किसी और चीज़ में ऐड अप करके दे सकते हैं। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो अंडे नहीं खाते, भागते हैं, अंडे के जल्दी से भागते हैं। तो उसका बेहतर हाल ये कि माएँ जो हैं उनका ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो केक में या पैन केक बना के उसमें अंडे मिक्स कर दें। दैट कुड बी वेरी गुड रेमेडी, कि उनको अगर वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, अंडे के अंडे चले जाएंगे और उनको एक भरपूर न्यूट्रिशियस फूड मिल जाएगा। इस तरह हम दलिए का इस्तेमाल घर में नहीं करते, जो कि बहुत अच्छा है। ओट मील हम होता है वो ले सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं, स्पेशली जेन जी में और आगे जितने आने वाली नस्लें, उन सब में ये प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज जब तक हम प्रोसेस फूड को कम नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं करेंगे, अपना क्वालिटी ऑफ द फूड इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो ये जो ओबेसिटी वाला एलिमेंट है, ये अगर आपके इंसेस्टर्स में नहीं भी है, अगर आपकी जीन्स में नहीं भी है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर हमें कोई इजी एक्सरसाइजेस बता दें कि हमें जिम जाने की जरूरत ना पड़े और हम घर में कर सके बेली फाइट के लिए। ओके, आई हैव कपल ऑफ वर्कआउट जो कि आप इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, और वो आपका प्राइमरीली जो हिट करेंगे वो आपके बेली फैट को करेंगे। सो उसमें नॉर्मली हम जो भी ख़वातीन या हजरात जो घर पे ये चीज़ देख रहे हैं वो नॉर्मल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। अब आपने करना ये कि बिल्कुल स्टैंड पोजीशन होनी है, स्टैंडिंग पोजीशन, और ये आपका जो पोस्चर है ये इक्वलेंट टू शोल्डर विड्थ होना चाहिए। ठीक है, बहुत वाइड खड़े नहीं होना और बहुत नैरो खड़े नहीं होना आपने। ठीक है। और थोड़ा सिंपल आपने लेग रेज शुरू कर देना है। अब से ये आपके लेग रेज है, इसके 15 से 20 रेपिटेशंस आपने करने हैं। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप कुछ लोगों को लगता है कि हमारा लेग बहुत ऊपर नहीं आ रहा, तो ठीक है, वो आपकी एक रेंज ऑफ मोशन होती है, अभी डिफाइन नहीं हो रही। ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका रेंज ऑफ मोशन में 15 से 20 रेपिटेशंस आपने इसके करने। देन थोड़ा सा वाइडन जाना है आपने, और अपनी बॉडी को थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करके क्रॉस टच टोस करने। जब आप यहाँ जाएंगे तो इस टोस को हाथ लगाना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में यूँ जाना है। इसके भी 15 से 20 रेपिटेशंस आपने करने। इसके बाद सबसे अच्छा जो इफेक्टिव वर्कआउट है वो है माउंटेन क्लाइंबर्स। अच्छा, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है कि लोग नॉर्मली कर नहीं पाते क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप इस पोजीशन में पहले तो आएँ। ठीक है, आपका पूरा बॉडी वेट आपकी पाम पे होगा। ठीक है, आप जो लोग बिगिनर्स हैं वो तेज मत करें, वो स्लो करें। इसको आगे लाएं, वापस पीछे लेके जाएं। इट इज जस्ट लाइक कि आप माउंटेन पे क्लाइंबिंग कर रहे हैं, इसका इसलिए नाम माउंटेन क्लाइंबर्स भी है। ठीक है। सो वापस आपने अपने टोज पे वेट डालना है। जो लोग थोड़ा बिगिनर से क्रॉस कर लेंगे स्टेज, तो वो उसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ये
बहुत अच्छा वर्कआउट है और अपना। लेग्स ज्यादा वाइड नहीं करनी है नहीं। हमने इसमें, ठीक है। इसके भी 15 to 20 रेपिटेशंस आपने करने, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं एल्बो टू नीज, ठीक है ना। बिहाइंड द नेक आप हाथ लेके जाएं और आपकी राइट एल्बो जो है वो आपके लेफ्ट नी को टच करेगी, सिंपली ये। दिस इज अगेन वेरी इफेक्टिव वर्कआउट फॉर द बेली फैट रिडक्शन। इससे यू कैन लूज अप टू लाइक 2 इंचेस वेस्ट इन अ मंथ। ओके, और कितनी देर करना है ये? रेपिटेशंस इसकी आप 15 to 20 रखें और कोशिश करें कि इन सब के आप ऑलमोस्ट ईच वर्कआउट के, अगर आप अच्छी पोजीशन में हैं, 100 रेप्स करें इन तमाम वर्कआउट वो का। तो ग्रेजुअली हम ज्यादा कर सकते हैं और ना? मुश्किल नहीं है। देखें आप, इसका सिंपल रूल है कि 20-20 के अगर आप 5 सेट्स करते हैं, सो यू कैन इजीली रीच टू 100 रेपिटेशंस ऑफ ईच वर्कआउट। देखिए जब आपने रिडक्शन करनी है थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे है। अगर घर पे भी करना है और आपको सोल्यूशन ये चाहिए कि घर पे बैठे बैठे आपका बेली फैट कम हो जाए, इंचेस में कम हो जाए, कपड़ों की फिटिंग अच्छी हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी एफर्ट करें। और ये टोटल टाइम जो है वो नॉट मोर देन 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 20 मिनट्स में करना है हमें। उसके बाद आप स्टैंडिंग लेग रेस कर सकते हैं, जो कि आपकी साइड्स के लिए होती है। इसी तरह अपनी पोजीशन में खड़े होना है और साइड लेग रेस करनी है आपने। ये ठीक है, ये आपकी साइड्स के लिए होती है, जो आपके लव हैंडल्स होते हैं। सो इसमें भी अगेन वही है, 15 to 20 रेपिटेशंस। लेकिन जो बिगनर्स होंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी करने में, तो वो इनिशियली 10 to 12 रेपिटेशंस के साथ जाएं और उसके बाद उसको बढ़ा दें आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। सो दीज आर सर्टन वर्कआउट्स। अगर आप इनकी सर्किट में रेपिटेशंस कर लें, कम से कम 3 से 5 सर्किट, मिनिमम 3 सर्किट्स। सर्किट मीन्स 1 राउंड ऑफ ऑल वर्कआउट्स, ठीक है। मैक्सिमम 5 राउंड्स ऑफ ऑल वर्कआउट्स एंड 15 to 20 रेपिटेशंस। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली बेनिफिशियरी वर्कआउट फॉर ऑल द वुमेन एट होम जिनको ये बैली का मसला है। ठीक है। एंड इट वुड हार्डली टेक लाइक 15-20 मिनट्स। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम इंस्टा पे भी देख रहे होते हैं कि बेड पे लेट के आप इजीली कर सकते हो रात को सोने से पहले, तो ऐसी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं जो इफेक्टिव भी हों? देखिए इफेक्टिव एक्सरसाइज सारी होती हैं। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन है लोगों से कि ये हर चीज़ इजी वे में क्यों सोचते हैं? बिकॉज इससे इजी वे और कोई नहीं हो सकता। मैं ऑनेस्टली बताऊं, हाँ देयर आर सर्टन वर्कआउट विच यू कैन परफॉर्म जो कि आपके बैक के लिए होते हैं, पोस्चर के लिए होते हैं। देखिए जो वर्कआउट आप लेट के करेंगे ना वो उसमें, कौन से होते हैं? ओके अगर आप लेट से अगर बैक की बात कर रही हैं या क्योंकि पोस्चर, अक्सर हम्प बनने लग जाता है ना थोड़ा सा नेक पे, तो उसके लिए कौन सबसे इफेक्टिव बताएं? अच्छा अगर आपके हम्प बन रहे हैं, अगर आप उसका सबसे बेस्ट वर्कआउट ये कि आप अपसाइड डाउन ऐसे लेटें इस पोजीशन में आके, ठीक है। अब आपने अपने बाजू ऐसे खोल के पीछे लेकर आने, ये सिंपल, ठीक है। और ये कितनी हमने करनी है? अगेन ये 10 से 12 इनिशियली, उसके बाद यू कैन टेक अप टू 15 to 20 रेपिटेशंस। ठीक है। अच्छा, प्लैंक का सही तरीका क्या है प्लैंक करने? प्लैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल Exactly. फॉर द कोर स्टेबिलिटी एंड टू एंगेज योर इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो कोर की लिए बेस्ट वर्कआउट ये प्लैंक। आप अपनी टोस पे रहेंगे और आपका बॉडी वेट जो इस वक्त है वो आपकी एल्बोज के ऊपर है और टोस के ऊपर है, और आपका ये दरमियान वाला ऐसा सारा जो है इट शुड बी टाइट। यू नीड टू स्क्वीज योर कोर लाइक दिस। इसमें ना तो आपने यूं जाना है ना आपने बहुत यूं जाना है। अच्छा, अक्सर लोग बहुत नीचे बता रहे होते हैं, ऐसे बिल्कुल स्लाइड में आप आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपकी लोअर बैक पे सारा वेट चला जाएगा और आपके हिप पे चला जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर आप इसको यूं करेंगे, देखिए जब आप स्क्वीज करेंगे तो आपकी कोर इंगेज होगी ना, जब आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो कोर इंगेज नहीं होगी। ट्रू। सो यू नीड टू स्क्वीज लाइक दिस। अब आपकी कोर इंगेज है, अब यहाँ से आपने टाइम नोट करना है एंड यू कैन स्टार्ट विद 15 सेकंड, देन यू गो 30, देन 45 सेकंड, देन 1 मिनट। अगर आप 1 मिनट पे करते हैं दैट इज यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, टू बी ऑनेस्ट। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग कोर फॉर द प्लैंक करने का बेहतरीन तरीका है। ओके। और एक और अच्छा वर्कआउट है जिनको लोगों को लोअर बैक का मसला है, सो उसके लिए बेहतरीन पोजीशन ये है, या बेड पे कर सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन सरफेस शुड बी हार्ड, नॉट द स्प्रिंग मैट्रेस, द मेडिकेटेड मैट्रेस। ओके, ये आपकी पोजीशन है। स्लाइडली थोड़ा सा आप इसको रेंज को यूं नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। ये आपकी रेंज होगी यहाँ पे, ये आपके हाथ है एंड यू नीड टू लिफ्ट योर हिप। इसमें भी आपने अपने कोर को एंगेज करना है, ग्लूट्स को टाइट करना है। दिस इज 1 मिनट होल्ड और 1 सेकंड होल्ड, देन वापस, देन अप, देन वापस। दिस इज एक्सट्रीमली गुड वर्कआउट फॉर द लोअर बैक एंड फॉर द हैमस्ट्रिंग। सो ये और बेली फैट के लिए भी बताएं हमें और थोड़ी सी। ओके,
बेली फैट के लिए जैसे आपने मुझे बताया था कि अभी आप कह रही थी कि बेड पे बैठे बैठे अगर हम कुछ कर सकें, हमारा कुछ और करने को दिल ना कर रहा हो, सो ये एक साइड लेग मूवमेंट और होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम सिंपली इसको मैं अपनी जुबान में नेटफ्लिक्स स्टाइल कहता हूँ। अच्छा, नेटफ्लिक्स स्टाइल, ओके, इस पोजीशन में आपने जाना है और आपने ये करके सिंपली ये करना है, ये आपकी साइड्स के लिए। ठीक है, और कितने अगेन 10 to 12 रेपिटेशंस ईच साइड। ओके, ठीक है, ये आप कर सकती हैं। खवातीन के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है, साथ साथ टीवी देख रहे हैं, साथ साथ वर्कआउट हो रहा है। बिल्कुल ठीक ओके, है। इसके बाद अगर आप चाहें तो फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लटर किक्स। आपने एल्बो के ऊपर आना, ये आपकी पोजीशन है, और ये भी आपका कोर को हिट करेगा। इसमें भी अगेन 10 to 12 रेपिटेशंस, और मैक्सिमम अप टू गो यू कैन गो एनी फिगर लाइक 20 रेपिटेशंस, यू कैन गो अप टू 50, और उसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? ठीक है। तो बेली फैट के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने ट्राई किया कि हम आपको इजी टिप्स भी दें और इजी एक्सरसाइजेस भी बताएं जो आप जिम जाए बगैर घर पे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे फिटनेस ट्रेनर उज़ैर अतीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे एक मारूफ कुदरती जड़ी बूटियों पर मबनी इलाज अमृत धारा के हवाले से। तिब्बे यूनानी में अमृत धारा एक बहुत मशहूर और काम आने वाली दवा है और आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे कि इसे आम तौर पर घर का डॉक्टर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या होती है और किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हर्बल एक्सपर्ट हुमैरा नासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो हुमैरा हमें बताएं कि अमृत धारा क्या है? अमृत का मतलब आपको पता क्या है? अमर। जिंदगी। धारा यानी जिंदगी का एक सिलसिला। ठीक है। ये वो एक मैजिकल एक केमिकल है, केमिकल के लिए एक दवाई है जो अगर आपके घर में है तो समझे आप तमाम तरह की परेशानियों से तो बचे हुए हैं। अच्छा। अगर आपके छोटा बच्चा है, बड़ा है, दांत में दर्द है, नहीं मिल रही कोई मेडिसिन, जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स आप डालें कॉटन पे और उसको दांत में रख दें। ठीक है, इसको तरियाक बोला जाता है। तिब्बे यूनानी की ज़ुबान में इसको तरियाक कहते हैं कि जिससे हर तरह के बीमारी का इलाज कर सकते हो आप। आपके पेट में दर्द है, आप थोड़ा सा चीनी पे डाल के खा लें या इसको वैसे खाना ज़रा इसको मुश्किल होता है। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, चीनी में ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे चीनी है ये इतने मेरे ख्याल को 3 टेबल स्पून होंगे, तो इसमें आपने 5 से 7 ड्रॉप, सिर्फ 6-7, ठीक है, इतने ड्रॉप सिंपल। अभी आप इसको मिक्स कर लें और इसे आप रख लें अपने घर। और ये बनता कैसे है? अभी मैं आपको विद बताऊंगी कि कैसे बनता है। ठीक है, इसे आप मिक्स करें। आपके पेट में दर्द है, थोड़ी सी चीनी खा लें। आपका नाक बंद हो रहा है, इसको खा लें। आपके खांसी आ रही है, कंटिन्यू आ रही है और आप खुश खांसी है और नहीं समझ आ रहा क्या करें, मुंह में रखें, थोड़ा सा कुछ देर के लिए अपने मुंह को बंद रखें और फिर उसका मैजिक देखें आप। आपके पट्ठों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, इसको अगर आप लौंग के तेल में ऐड कर लेते हैं, आप अपने घुटनों पे लगाएं, कहीं भी आपको दर्द है आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर देखें बच्चों को ये गर्मी आ जाती है, हैज़े का इशू बन जाता है, वॉमिटिंग आने लगी है, समटाइम रात के टाइम बच्चे ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे होते हैं, सिंपल उनके मुंह में थोड़ी सी चीनी आप रखते हैं। हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, बीपी लो होता है। किसी भी टाइम आप लोग कोई बीपी लो की तो मेडिसिन ही कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। आप कहेंगे आप खाना खा लें, आप ये खाएं वो खाएं, सिंपल खाने के लिए देते हैं। तो इसमें सिर्फ आप 1 चम्मच चीनी का लें और उसमें सिर्फ 5 ड्रॉप आप अमृत धारी के डाल दें। अच्छा। विदिन सेकेंड यू कैन सी योर रिजल्ट। अच्छा, ये बताएं कि कैसे बनता है? ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास है अजवाइन का सत्त, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं हमारी जो जड़ी बूटियां हैं उनके। अजवाइन का सत्त है, पुदीने का सत्त और कपूर। आपने सिंपल इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना। ठीक है, ठीक है, और ये मैजिकली खुद ही बन जाएगा। अच्छा, फिर अमृत धारा बन जाएगा। ये अमृत धारा बन जाएगा इन तीनों चीज़ों को, और ये क्वांटिटी आपकी इक्वल होनी चाहिए।
ठीक है, कौन सी 3 चीज़ें बताई हैं आपने? पुदीने का सत, अजवाइन का सत और कपूर। 10-10 ग्राम ले लें, आपकी मर्जी है, 5-5 ग्राम लें, जितना भी आप चाहते हो। इक्वल क्वांटिटी लें, उन्हें आप किसी भी शीशे के जार में रखें और बंद कर दें। विद इन, आप अगर धूप में है तो धूप में रख दें और विद इन 1 आवर या 1-2 घंटे में आपको तैयार मिलेगा। ठीक है, इसकी इतनी इजी रेमेडी है। ये देखिए, ये ना गीला गीला हो भी गया है, अगर आप देखोगे ना, ये देखिए। ठीक है, मतलब हम तो इजीली बना भी सकते हैं। बिल्कुल इजीली बना सकते हैं और इसको हर घर में होना चाहिए। मेरे घर में कोई भी, मेरी बेटी अब सुबह खांस रही थी, सिंपल उससे मैंने यही कहा, देखे ना बनना शुरू हो गया, सारा ऑयल ऑयल बन अच्छा, गया। गले में दर्द के लिए भी अच्छा है ये? गले में दर्द के लिए आपको, आपका नाक बंद है, आपसे सांस नहीं लिया जा रहा, छोटे बच्चे हैं, अच्छा, सांस नहीं ले पा रहे, अच्छा, आपके तो गले में दर्द हो फिर कैसे यूज करना है इसको? चीनी में डाल के। अच्छा, चीनी में? क्योंकि चीनी से इसको डायरेक्ट लेंगे ना तो बड़ा वो बिटर फ्लेवर होगा उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतना मजे का। आपको मेंथोल को तो आपको टेस्ट का पता ही होगा, मेंथोल वाली जो कोई भी चीज़ लेते हो आप, तो ये मेंथोल है और इसके अंदर अजवाइन का साथ है, कपूर है। कोई ऐसी गलत चीज़ भी नहीं है कि हम कहेंगे नहीं ये बन नहीं सकता। इसने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बनना है, बिल्कुल पानी इस तरह पानी की तरह हो जाएगा। और ये मेरे माशाल्लाह यूज़ होता है तो इतना रह गया। अच्छा, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा नौजिया रहता है, उल्टियाँ आती हैं, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने आपको कहा हैजे के दौरान खांसी, आपको वॉमिटिंग, ये नहीं सम टाइम होता है ना, आपको वो मतली हो रही है, दिल खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आप खाओ, थोड़ी सी चीनी मुंह में डाल लो। अगर आप चीनी के साथ नहीं ले सकते, आप पानी में 2-3 ड्रॉप ले लो उसके। ठीक है, पानी के साथ ले लें। आप समझ रहे हो कि मुझे अगर खांसी है, आप तुलसिया के अंदर कुछ ड्रॉप इसके ऐड कर लें। ओके, ठीक है, मतलब जो सिरप है उसके अंदर भी डाल के हम इसको ले जी। सकते हैं अगर कोई चीनी नहीं लेना चाहता। बिल्कुल। तो इसकी ये एक ही रेसिपी है, बस इसके ड्रॉप्स हम ऐड बिल्कुल, करेंगे? सिर्फ ड्रॉप्स, या चीनी में डाल के ले लें या पानी में डाल के ले लें या आप सिरप पे ले लें। तो किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई अवॉइड हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरह से ये आग, आपको पता है लाहौर में एक अमृत धारा के नाम से एक बिल्डिंग है, उन हकीम साहब ने सिर्फ अमृत धारा को बेच के वो बिल्डिंग बनाई हुई है और उस बिल्डिंग का नाम ही अमृत धारा है। अच्छा। वो हर मर्ज का इलाज ही अमृत धारे से करते थे। हमारे कान में दर्द है, एक ड्रॉप कॉटन पे लगा के ना अपने कान में रख लो, आपके कान दर्द को भी आराम देगा। आपके सर में दर्द है, एक थोड़ा सा ड्रॉप हाथ में लो, क्योंकि डायरेक्ट जब लगाएंगे तो आपको ना बड़ी इन्फ्लेमेशन होगी, जलन होगी। आप जस्ट अपनी ना ये टेम्पल्स पे हल्का हल्का सा मसाज कर लें। नाक बंद है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हल्का सा लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, मतलब ड्रॉप्स पहले डायरेक्ट हाथ पे लगाएं, उसके बाद हल्का हल्का मसाज कर लें। आपको मच्छर नहीं काट लिया, मच्छर के ऊपर लगा दें। आपको अच्छा, हाँ, कीड़े काट डंक देते मार लें, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो। वाइप्स जो काट जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, बी ने काट लिया, सिर्फ आप उसके ऊपर हल्का सा अप्लाई कर दें इसको। ठीक है। आपको खारिश है, सरसों के तेल में डालें। ओके, सरसों के तेल में थोड़ा सा, यानी अगर आपके पास कितना बताऊं, अगर आपके पास यानी इतना सा कोई 100 ml अगर आपके पास तेल है, उसके अंदर सिर्फ 10 ड्रॉप आप डाल दो। कहीं पे भी आपको खारिश है, आप अप्लाई करो। ठीक है, सरसों के तेल में डाल के इसको अप्लाई करना है। बिल्कुल। अभी उसके बाद अगर जिसे घुटनों के दर्द का मैंने बताया था कि उसमें आपने लौंग के तेल में डालना है इसको। अच्छा, लौंग के तेल क्योंकि वो लौंग गर्म है तो फिर उसके साथ इसका अच्छा इफेक्शन लेगा। अच्छा, किन चीज़ों के साथ जो इसका इस्तेमाल है वो बहुत मुफीद है और किन चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करें, हम अवॉइड करें? इसका इस्तेमाल जो नॉर्मली हम लोग अपने घरों में करते हैं ना, वो पानी में और चीनी में किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अदरवाइज़ और किसी चीज़ में भी आप इसको खा नहीं सकते। हाँ, अगर आप में इतना स्टेमिना है, आप कड़वी चीज़ खा लेते हैं, वो बिटरनेस ले लेते हैं, तो आप डायरेक्ट मुंह में एक आधा ड्रॉप ले सकते हो। अदरवाइज ये ना जलन बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है। अच्छा, एक डायरेक्ट कॉलर ना है, ले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप क्या बात करी थी कि हम डायरेक्ट इसको नहीं ले सकते, थोड़ा कड़वा लगता है ये। ठीक है, जलन होगी आपकी। अच्छा, जलन होगी, इन्फ्लेमेशन, आपको लगेगा कुछ मेरा गलत हो गया। अच्छा, डायरेक्ट नहीं इसको लेना। देखिए, मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसके बहुत ज़्यादा जब लेना, सिर्फ खाने के लिए 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेना। इसकी क्वांटिटी है 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप। अगर जिसका बीपी बहुत ज़्यादा लो है वो 5 ड्रॉप लेता है, अदरवाइज 3 ड्रॉप इज इनफ। ठीक है। और एक स्पून आपने चीनी बोला का कि बीपी लो की कोई मेडिसिन नहीं होती, नहीं लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं अगर किसी का बीपी लो ये रहता है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। सवाल कीजिए।
जी मेरा सवाल ये है कि मुझे अक्सर ना बैक पे दर्द होता है, कमर पे, इसका इलाज बता दें। अच्छा, किस वजह से दर्द होता है आपको? लोअर बैक में दर्द है? कहाँ दर्द है आपको? जी इधर ही, वैसे ही अगर काम वगैरह करूँ या। एज कितनी है आपकी? मेरी 21। 21। अच्छा, और काम कौन से करती हैं जिसके बाद दर्द होती है? घर के काम या ऑफिस वर्क? घर घर पे हूँ। ठीक है। सिंपल 21 साल की हैं अभी सिर्फ। सिंपल आपको बताया ना कि सिर्फ आप लौंग का तेल लें, उसमें आप ये 5-7 ड्रॉप इसके डालें। अगर आपके पास 50 ml है, क्योंकि वो तो 50 ml अगर आपके पास है तो 5 ड्रॉप ले लें। अगर 100 ml है तो आप 10 ड्रॉप्स लें। आप जस्ट उसका रेंडमली मसाज करें, इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। ठीक है, और कितने दिन तक करें वो ये? आप करें, डेली चाहे करें, 4-5 दिन कर लें। वैसे वो उन्होंने बताया कि काम करने के बाद ज़्यादा दर्द होती है उनको। अब देखिए कमर दर्द कहीं कितनी टाइप्स की हैं। एग्जैक्टली। अब पता नहीं उनके अल्लाह रहम करे मोरे में तो नहीं इशू कोई, या काम करने की वजह से उनको खिंचाव तो नहीं आ गया। अगर नॉर्मली दर्द है, खिंचाव है, चलिए हम मसाज करते हैं, ठीक हो जाता है। अगर तो अल्लाह रहम करे मोरों में कोई प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए इनको पहले डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना चाहिए। क्योंकि कोई भी रेमेडी आप कुछ भी यूज़ करें, इसका पहले आप चेक ज़रूर करा लें कि आया ये मेरे लिए है या नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ सुब्बी से। जी जी, सवाल कीजिए शाइस्ता। मेरा सवाल ये है कि हमारे अक्सर दांतों पर ना दाग धब्बे होते हैं, तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं? दांतों पे? जी तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। आप गई हैं अभी तक डेंटिस्ट के पास? जी गए थे, उन्होंने दवाई दी थी, फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, किस तरह के निशान है? ब्लैक? जी जी ब्लैक है। अच्छा, तो कुछ खाती हैं आप ऐसा? नहीं पता नहीं क्यों ऐसे खाते तो कुछ नहीं है। कब से हैं? कितना टाइम हो गया है? 2-3 साल हो गए। ठीक एक है। तो इनकी दांतों में मेरा ख्याल है हो सकता है कीड़ा लगा हो, इसके लिए कैविटी भी हो बहुत सकती है। कैविटी, इसके लिए बेहतरीन है चंबेली। अच्छा, चंबेली के आप पत्ते ले लें, या चंबेली की आप वो उसकी ब्रांचेस लेके बॉईल करें, उसके साथ अपने टीथ ब्रश करें। ठीक है। इट्स द चंबेली बेस्ट के फॉर साथ। टीथ। ठीक है, और भी कोई रेमेडीज बता दें दांतों के लिए? दांतों के लिए अगर आपके दांत येलो हैं, ख़राब हो रहे हैं, आप थोड़ा सा मीठा सोडा लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, हल्दी डालें। अगर हो सकता है थोड़ा सा आप सरसों का तेल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ब्रश करें। और कोकोनट ऑयल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना फेस के लिए? फेस के लिए तो ओ फेस सॉरी, माउथ के लिए वो एज भी- माउथ वॉश भी उसको यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी डिफरेंट वेरियस में हम यूज़ करते हैं ना, या किसी न किसी रेमेडी में ऐड करते हैं। अगर निशान हो बहुत ज़्यादा तो सबसे दांतों मुफीद पे कौन सा है उसके ज़्यादा जो मैंने यूज़ भी किया है और जो मैंने सुना भी है, वो सरसों का तेल दांतों के लिए सुना है। क्योंकि सरसों का तेल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी किसी भी प्रॉब्लम में। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, सदफ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैडम वालेकुम सलाम, मैं ठीक। जी, सवाल करें। मैडम मेरे ना जल्द पे गर्मियों में बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है चेहरे पे। अच्छा, कैसी एलर्जी? क्या होता है आपको? रेडनेस हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं, दाने बन जाते हैं? जी मैडम दाने भी बन जाते हैं, और जैसे ये ददरी नुमा नहीं होती है, ऐसे जल्द का मुझे बहुत मसला है। प्लीज मुझे कोई अच्छी सी रेमेडी डॉक्टर साहिबा से बतवा दे। तो ये तो फिर आपको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना। आपको फिर कोई स्किन कंडीशन है, एक्जिमा या मैडम सोराइसिस? कोई भी क्रीम यूज करती हूँ तो उसे फौरन एलर्जी हो जाती है जल्द पे। वैसे तो इस कंडीशन में सबसे अच्छा है कि आप घरेलू टोटके बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिगड़ चुकी है। आप किसी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको इसका इलाज बताएंगे। कोई भी घरेलू चीज़ मत इस्तेमाल करें। सबसे पहले इन्होंने बात की है कि क्रीम्स यूज़ करी थी और क्रीम से ज़्यादा हो जाती है, तो सबसे पहले तो इनको क्रीम्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। क्रीम भी ना करें, उसकी अपनी डाइट को, अपने स्टमक को अच्छा करें। हमारे फेस पे रिएक्ट होता है हमारे स्टमक से। हम जो खा रहे हैं वही हमारा बाहर नजर अच्छा, आएगा क्या ना। चीज़ें ये ना खाएं? इन्हें स्पाइसी चीज़ों से बहुत अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। इन्हें गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इन्हें ये फास्ट फूड नहीं ज़्यादा देना चाहिए। कोशिश करें ठंडी ग़िज़ाएँ खाएं, जैसे घिया है, कद्दू है, बैंगन है, बैंगन भी नहीं, टिंडे, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी ले सकती हैं। ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं कि कुछ भी मुंह पे अप्लाई कर लिया। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कहा था कि आपने कहा था ना, जैसे बेसन,
यही कहा था कि नहीं बेसन अगर तो एक्नी है तो बेसन ना लगाएं, हाँ, अगर exactly. साफ है तो लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर ठीक है, चीज़ सबके लिए नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बात कर रहे थे अमृत धारा के हवाले से कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद थी हुमैरा नासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज पे आज बात करेंगे। लाहौर में मंकी पॉक्स के हवाले से केसेस सामने आ रहे हैं। इस हवाले से म्यू हॉस्पिटल में 2 मरीज दाखिल हैं और इसी हवाले से किन सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशंस मौजूद हैं और महकमा सेहत पंजाब क्या इकदाम कर रहा है, ये नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल से जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं। और दूसरा एक और स्टोरी के सिंध में HIV के 300 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता साल तौंसा में 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद एक कमीशन का क़याम अमल में आया था और ये बात वाज़ेह हुई थी कि वहाँ THQ हॉस्पिटल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। सोर्सेज के मुताबिक अब भी वहाँ ऐसा ही अमल जारी है, जो कि तशवीशनाक है। लाहौर में इस्तेमाल शुदा